कि बेटे रीऑर्डर लेवल आपका दो बेसिक कंपोनेंट्स पे बेस कर रहा है, एक यूजेज और दूसरा लीड टाइम। जब बेटे यूजेज और लीड टाइम कंफर्म नहीं होगा, हम उसके बारे में श्योर नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा, वो आपको क्वेश्चन में डिमांड के और उसके लीड टाइम के डिफरेंट ऑप्शंस देगा और उन ऑप्शंस के केस में प्रोबेबिलिटी देगा। तो उन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है जब आपको डिमांड भी कंफर्म नहीं हो और लीड टाइम भी कंफर्म नहीं हो, तो फिर हम अपना इन्वेंट्री का ऑप्टिमम लेवल कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए मैंने आपसे कहा था कि पास पेपर्स लेकर आइएगा, ठीक है। अब हमने आज से चैप्टर नंबर 1 और 2 दोनों की पास पेपर से प्रैक्टिस करनी है, लेकिन उससे पहले जो कल हमने रिसेंटली पढ़ा है उसकी एप्लीकेशन के लिए आप पेपर ओपन करोगे, बेटे आपके पास है पेपर मार्च 2022। आपको आइडिया भी हो जाएगा ना, हमने अब तक जितना पढ़ लिया हुआ है, एग्जामिनर पेपर में उसको एग्जामिन कैसे करेगा, उसका पैटर्न क्या होगा। मार्च 2022 क्वेश्चन नंबर 1 पे आइएगा, पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद मिलके व्हाइट बोर्ड पे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिल गया? मार्च 22 क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी जनाब, सबको क्वेश्चन मिल गया? अच्छा, अब ये देखो रिक्वायरमेंट पहले पढ़ते हैं। 8 मार्क्स में हमें क्या उसने रिक्वायर किया हुआ है, सुजेस्ट कीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग रीऑर्डर लेवल वुड बी फाइनेंशियली बेनिफिशियल। हमें ऑप्टिमम रीऑर्डर लेवल बेटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। और रीऑर्डर लेवल के 2 ऑप्शंस उसने दिए हुए, एक में कहता है एवरेज डिमांड को एज्यूम कीजिए और दूसरे ऑप्शन में कहता है एज्यूम कीजिए रीऑर्डर लेवल कितना 1600। रीऑर्डर लेवल 2 कंपोनेंट्स पे बेस करता है, डिमांड एंड लीड टाइम। तो देखते हैं अब किसमें उसको जो है वो कंफर्मेशन नहीं है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। Nigeria Limited is involved in trading of various consumer goods. It purchased one of its products, silver, from a local supplier in batches of 3000 kgs using EOQ model. Currently ये EOQ मॉडल को यूज करते हुए इन्होंने आपको लॉट साइज बताया है, जो एक ऑर्डर में हम यूनिट परचेज करेंगे वो कितने हैं 3000। NL received the delivery in 2 weeks of placing the order. 2 weeks is what? Lead time. ये हमें चाहिए था ना for the calculation of reorder level. ओके भाई, लीड टाइम उसने दे दिया और वो एक ही फिगर दी है, एक ही वैल्यू गिवन है, इसका मतलब इसको लीड टाइम कंफर्म है, उसका कोई शक शुबा नहीं है। तो भाई रीऑर्डर लेवल है 2 वीक्स का एंड बिलो आर द डिटेल्स रिलेटिंग टू सिल्वर डिमांड। डिमांड का इशू है, उसे ये कंफर्म नहीं हो रहा कि ड्यूरिंग लीड टाइम डिमांड 1000 यूनिट की भी हो सकती है, 1500 यूनिट्स की भी हो सकती है और 2000 यूनिट्स की भी पॉसिबल है। लेकिन 1000 की डिमांड होगी इसके चांसेस 35% है और 1500 यूनिट्स की डिमांड होगी इसके चांसेस 45% है, 2000 यूनिट्स की डिमांड होगी इसके चांसेस 20% है। तो डिमांड कंफर्म नहीं है। कभी वो लीड टाइम की आपको क्वेश्चन में वेरिएशन दे देगा और कभी बेटा डिमांड की वेरिएशन दे देगा। जिसकी भी वेरिएशन देगा, जिसकी भी प्रोबेबिलिटी देगा, आपके सामने मैं डिटेल आंसर लिखूंगी, आपने उसी पैटर्न से हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अब इसके अलावा फर्दर इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ द सिल्वर इज ₹25 पर kg। ये CH है आपके पास और कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपको बताया गया है और वो है कितना ₹10 पर kg। कंट्रीब्यूशन मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी को कहते हैं कि अगर यूनिट मेरे पास होंगे, सेल होंगे, तो मुझे पर यूनिट कितने का कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा 10 का। लेकिन अगर मेरे पास यूनिट्स नहीं होंगे, स्टॉक आउट हो जाएगा, तो मैं फिर इतना प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकूंगी। तो स्टॉक के ना होने की वजह से मुझे इतने का कंट्रीब्यूशन मार्जिन का बेनिफिट नहीं मिलेगा और जो बेनिफिट छूट जाता है बेटे वो रेलेवेंट कॉस्ट होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, वो हमेशा हमारे लिए रेलेवेंट हुआ करती है।
और इसके अलावा वो क्या कहते हैं, एनएल ऑपरेट्स फॉर 48 वीक्स ईच ईयर। आपको वर्किंग वीक्स कितने बताए हुए हैं, 48 बताए हुए हैं। आपने सबसे पहले करना क्या होगा, आपने बेटे एनुअल डिमांड हमें चाहिए, एनुअल डिमांड और नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपने सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे, देखिए क्वेश्चन में उसने आपको लॉट साइज बताया हुआ है, कितना 3000। लॉट साइज क्या है, यूनिट्स टू बी परचेज इन वन ऑर्डर। और वो जो वन ऑर्डर का लॉट साइज आपको 3000 यूनिट्स गिवन है, फॉर हाउ मेनी वीक्स आपको गिवन है, फॉर 2 वीक्स गिवन है। ऐसे ही है ना, इसका मतलब है कि ये आपके पास डिमांड है फॉर 2 वीक्स और मुझे पूरे साल की, और पूरे साल में कितने वर्किंग वीक्स हैं उसने क्वेश्चन में बताए में 48। मुझे 48 वीक्स की डिमांड फाइंड आउट करनी है जबकि 2 वीक्स की डिमांड गिवन है। हाउ कैन आई कैलकुलेट, जितने वीक्स की है उतने वीक्स से डिवाइड, और जितने वीक्स की फाइंड आउट करनी है उतने नंबर ऑफ वीक्स से मल्टीप्लाई। कितना हुआ 72,000। तो ये हमारे पास क्या हो गई, एनुअल डिमांड। अब ये देखिए एनुअल डिमांड की बेस पे फर्दर मुझे क्या कैलकुलेट करना है बेटे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, एनुअल डिमांड 72,000 डिवाइडेड बाय लॉट साइज। और करंटली हमारा लॉट साइज कितना है 3000। 24। आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आ गए 24। अच्छा, अब वो कहते हैं रीऑर्डर लेवल के 2 ऑप्शंस आपको बता रहे हैं। रीऑर्डर लेवल के 2 ऑप्शंस आपको बता रहे हैं। एक ऑप्शन क्या है, चेक कीजिए। एक में उसने कहा कि एवरेज डिमांड के इक्विवेलेंट लॉट साइज ले लो, रीऑर्डर लेवल ले लो। और दूसरे ऑप्शन में उसने क्या कहा हुआ है 1600 केजीज। अब देखो एवरेज डिमांड कैसे फाइंड आउट करेंगे जब आपको क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी गिवन हो। टेल मी कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके सम अप कर लोगे। आप क्या करोगे देखिएगा, आपके पास है बेटे 1000 यूनिट्स की डिमांड, इसके चांसेस कितने हैं 35%। तो ये कितना हो गया 350। फिर आपके पास 1500 यूनिट्स की डिमांड है, इसके चांसेस कितने हैं 45%। तो ये आपके पास कितना हो गया हुआ है 675। 2000 यूनिट्स की डिमांड है, इसके कितने चांसेस हैं 400। अब आप इसको सम अप कर दीजिए, देखो आपके पास एवरेज डिमांड कितनी आती है 1425। अच्छा, इसमें एक और काम करते हैं। यहां पे 3000 आपकी एवरेज डिमांड नहीं थी, 3000 आपके पास लॉट साइज था। यहां हम एनुअल डिमांड में एक छोटी सी मिस्टेक कर गए। ये देखो 3000 आपके पास लॉट साइज था, और ये जो आपके पास एवरेज डिमांड आई है, ये कब आई है, एवरेज डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम आई है। और लीड टाइम कितने वीक्स का है फॉर 2 वीक्स का है। ठीक है, 3000 मेरे पास क्या था लॉट साइज था, और लॉट साइज क्या है यूनिट्स परचेज्ड इन वन ऑर्डर। अगर बेटे इसकी बेस पे कैलकुलेट करना होगा एनुअल डिमांड, तो मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा नंबर ऑफ ऑर्डर से, तो तब भी वही आंसर आएगा। लेकिन ये जो आपके पास एवरेज डिमांड आई है, ये उसने कही भी है ड्यूरिंग लीड टाइम, और लीड टाइम कितने वीक्स का है 2 वीक्स का है। तो इसकी बेस पे फाइंड आउट किया जा सकता है, क्योंकि राइट नाउ मेरे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स की क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर नंबर ऑफ ऑर्डर्स की इंफॉर्मेशन होती तो हम लॉट साइज को नंबर ऑफ ऑर्डर से मल्टीप्लाई करते, हमारे पास क्या आती एनुअल डिमांड। लेकिन यहाँ पे मेरे पास है डिमांड तो है, बट कितनी ड्यूरिंग लीड टाइम। तो जितने लीड टाइम की है उनसे डिवाइड कर दीजिए, और जितने वीक्स की फाइंड आउट करनी है उनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। बताइएगा कितना आता है 34200। अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय लॉट साइज।
अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आते? 11.4। ऑलमोस्ट आपके पास अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने बनते? 12। तो जब आपने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, सॉल्व करना है, आपके पास ये दो इंफॉर्मेशन मस्ट होनी चाहिए, एक एनुअल डिमांड और एक नंबर ऑफ ऑर्डर्स। एनुअल डिमांड को किस तरह फाइंड आउट किया जा सकता है? अगर लॉट साइज के साथ उसने नंबर ऑफ ऑर्डर्स बता दिए में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तब भी आपके पास एनुअल डिमांड आएगी। और अगर आपको यूं डिमांड गिवन है ड्यूरिंग लीड टाइम, और लीड टाइम भी क्वेश्चन में मेंशन है, तो जितने टाइम पीरियड की ये डिमांड है उतने टाइम पीरियड से डिवाइड कर दीजिएगा और जितने टाइम पीरियड की फाइंड आउट करनी है उनसे मल्टीप्लाई, तब भी आपके पास एनुअल डिमांड वही आ जाएगी। ओके भाई, अब देखो आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। अब आप इसको नोट करना छोड़िए, उसने रीऑर्डर लेवल के आपको दो ऑप्शंस दिए हुए। इसका कंपैरिजन आपने किसके साथ करना है? डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम। अब देखो क्वेश्चन में वो कहता है कि ड्यूरिंग लीड टाइम डिमांड के 3 ऑप्शंस उसने बेटा आपको क्वेश्चन में बताए हुए। ड्यूरिंग लीड टाइम डिमांड 1000 यूनिट्स की भी हो सकती है, और कितने की बोली हुई है चेक करो, 1500 यूनिट्स की डिमांड भी हो सकती है, 2000 यूनिट्स की डिमांड भी पॉसिबल है। रीऑर्डर लेवल आप रखिए, चाहे एवरेज यूनिट्स की इक्विवेलेंट या 1600 यूनिट्स की इक्विवेलेंट रखिए, रीऑर्डर लेवल कुछ भी रखो, आपके पास डिमांड के क्वेश्चन में 3 ऑप्शंस गिवन है। डिमांड कंफर्म होती तो फिर तो हमें ये काम करने की जरूरत नहीं थी। अब आपने क्या करना है, जितने ऑप्शन उसने आपको क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए दिए हैं, हर ऑप्शन के अगेंस्ट में आपने डिमांड को ड्रॉ कर लेना है और फिर इनके कंपैरिजन से 2 चीजें फाइंड आउट करनी है, या सेफ्टी स्टॉक या फिर स्टॉक आउट। एक वक्त में या सेफ्टी स्टॉक हो सकता है या फिर स्टॉक आउट हो सकता है, दोनों सेम टाइम में पॉसिबल नहीं है। अब ये देखो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी। ये मैंने क्या सपोज किया हुआ है, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल क्या होता है कि जब मैंने नए यूनिट्स के लिए ऑर्डर प्लेस करना है, आपके स्टोर रूम में ड्यूरिंग लीड टाइम इतने यूनिट होने चाहिए। अब देखो मैंने कहा है कि मेरे पास स्टोर रूम में 14-25 यूनिट होने चाहिए जब मैंने नए यूनिट्स के लिए ऑर्डर प्लेस करना है, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि 14-25 यूनिट यूज होंगे। अगर 1000 यूनिट की डिमांड आ गई, उसमें से 14-25 में से 1000 यूनिट यूज हो गए, तो वो जो रिमेनिंग 425 यूनिट्स हैं वो क्या होंगे? सेफ्टी स्टॉक। ये पहले ऑप्शन। और स्टॉक आउट यहाँ क्या होगा? 0। आपने स्टोर रूम में 14-25 यूनिट रखे हुए थे, 1500 यूनिट की डिमांड आ गई, क्या होगा? 14-25 की डिमांड को पूरा कर दोगे, 75 का क्या हो जाएगा? स्टॉक आउट। फिर कंपैरिजन कीजिए इसके साथ। आपने अपने स्टोर रूम में 14-25 यूनिट रखे हुए थे, डिमांड आ गई 2000 की। आप 2000 की डिमांड को पूरा नहीं कर सकते, आप 14-25 की डिमांड को पूरा कर दोगे और रिमेनिंग कितना है? वो आपका क्या हो जाएगा? स्टॉक आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसी तरह आपने इस रीऑर्डर लेवल का इस डिमांड के साथ कंपैरिजन करना है। देखिए अगर मेरे स्टोर रूम में 1600 यूनिट पड़े हुए थे, उसमें से 1000 की डिमांड आ गई तो 600 बच गए, वो क्या होंगे? वो आपके पास क्या होगा? सेफ्टी स्टॉक होगा। फिर उसके बाद 1500 के साथ कंपैरिजन कीजिए, 100 क्या होगा? सेफ्टी स्टॉक। हाँ जी, 1600 यूनिट स्टोर रूम में रखे हुए थे, 2000 की डिमांड आ गई, हम 1600 की डिमांड पूरी करेंगे, 400 की डिमांड पूरी नहीं कर सकेंगे, ये मेरे पास क्या हो जाएगा? स्टॉक आउट। अब फिर से मैं यहाँ तक अपनी बात को रिपीट करती हूँ। हर वो क्वेश्चन जिसमें वो आपको रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करने के लिए कहे, वैसे तो रीऑर्डर लेवल 2 कंपोनेंट्स पे बेस करता है, एक कंपोनेंट कंजम्पशन डिमांड और दूसरा कंपोनेंट लीड टाइम। अगर तो ये कंफर्म क्वेश्चन में दिए हुए तो मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, आपका क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन जहां पे वो रीऑर्डर लेवल आपसे रिक्वायर करे लेकिन लीड टाइम के डिफरेंट ऑप्शंस गिवन हो या डिमांड के डिफरेंट ऑप्शंस गिवन होंगे, आपने अपना सोल्यूशन पैटर्न चेंज कर लेना है। आपने क्या करना है, हर लीड टाइम और उसके ऑपोजिट डिमांड को ड्रॉ करके देखना है कि ऑप्टिमम रीऑर्डर लेवल कौन सा होना चाहिए। वो कैसे पता चलेगा? आपने हर ऑप्शन को सॉल्व करते हुए हर ऑप्शन के एंगेज में कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, और जिस ऑप्शन के एंगेज में कॉस्ट सबसे कम होगी वही आपका क्या होगा? ऑप्टिमम लेवल होगा।
अब कौन सी कॉस्ट, देखो आपने इन्वेंट्री से रेलेवेंट जो टोटल कॉस्ट मैंने आपको कैलकुलेट करवाई थी, कितने कंपोनेंट्स कैलकुलेट करवाए थे? 3 कंपोनेंट्स, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट। ऐसे क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, आपने नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन तमाम ऑप्शंस में सेम है, परचेज कॉस्ट भी इन तमाम ऑप्शन में सेम है। एक ऐसी कॉस्ट जो हर ऑप्शन में सेम होती है, उसका क्या किया जाता है, चाहो तो अकाउंट फॉर कर लो, चाहो तो उसको इग्नोर कर दो। अब उसने क्या किया, आपको क्वेश्चन में CO कहीं नहीं दिया, देखो पढ़ो, क्या कॉस्ट पर ऑर्डर कहीं दी? नहीं दी। क्यों? उसे मालूम है कि हर ऑप्शन में नंबर ऑफ ऑर्डर सेम है और CO भी सेम होती है, तो हर ऑप्शन में ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम आएगी। क्या आपको क्वेश्चन में PU गिवन है? नहीं, क्योंकि उसे मालूम है डिस्काउंट जब नहीं होता तो परचेज कॉस्ट पर यूनिट हर ऑप्शन में सेम होती है। तो जो कॉस्ट बेटे सारे ऑप्शंस में सेम होती है, आप चाहो तो उसको काउंट फॉर कर लो, आप चाहो तो उसको इग्नोर कर दो, आपके डिसीजन मेकिंग पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए उसने दी ही नहीं। इन केस अगर वो दे भी देता, इवन देन यू कैन इग्नोर दैट, इवन देन यू कैन इग्नोर दैट, आप उसे इग्नोर कर सकते हो। ओके हो गया यहाँ तक? अब ये देखो, उसके बाद आपने क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, एनुअल डिमांड, चाहे लॉट साइज के थ्रू या डिमांड जो ड्यूरिंग लीड टाइम आपको गिवन होगी उसके थ्रू, आपने एनुअल डिमांड भी फाइंड आउट कर लेनी, और उसके अलावा आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, नंबर ऑफ ऑर्डर्स की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद आपने जब डिटेल्ड वर्किंग करनी है, आपने स्टेप नंबर 1 में, कॉलम नंबर 1 में क्या इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, जो रीऑर्डर लेवल के डिफरेंट ऑप्शंस दिए होंगे कि रीऑर्डर लेवल हम वो आपसे सजेशन मांग रहे हैं कि रीऑर्डर लेवल ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए। उसके ऑपोजिट सेकंड स्टेप में आपने किसको ड्रॉ करना है, जो आपको डिमांड के डिफरेंट ऑप्शंस गिवन होंगे वो ड्रॉ कर लेने, फिर इनका कंपैरिजन करना है। जब कंपैरिजन करोगे, या आपके पास सेफ्टी स्टॉक आएगा या फिर आपके पास स्टॉक आउट आएगा। अब इनसे रेलेवेंट कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करोगे? सेफ्टी स्टॉक का मतलब क्या, एक्स्ट्रा यूनिट्स यू हैव परचेज एंड पुट इन योर स्टोर रूम, और उन एक्स्ट्रा यूनिट्स की वजह से होगा क्या, यू हैव टू बियर होल्डिंग कॉस्ट। सेफ्टी स्टॉक के ऑपोजिट होगी होल्डिंग कॉस्ट, और स्टॉक आउट के अगेंस्ट में क्या होगी, स्टॉक आउट कॉस्ट, जो कि आपको किस नाम से क्वेश्चन में गिवन है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस के नाम से गिवन है। देखो गिवन है ना कि अगर ये यूनिट्स होते, हम कस्टमर की ये भी डिमांड पूरी करते तो मुझे पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन उतना होता, लेकिन ये मैं डिमांड पूरी नहीं कर सकी तो वो मुझे प्रॉफिट नहीं होगा। तो स्टॉक आउट कॉस्ट हमेशा होती क्या है, आपके स्टॉक के ना होने की वजह से जो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जिसे प्रॉफिट कहते हैं, उसका लॉस होता है। क्या ये बात यहाँ तक क्लियर? अच्छा, अब अगली बात, एक स्टेप हम इसमें और ऐड करते हैं। सेफ्टी स्टॉक के बारे में इफ़ यू रिमेंबर, मैंने एक बात कही थी कि क्या सेफ्टी स्टॉक के यूनिट को रेगुलर बेसिस पे हमें परचेज करना पड़ता है? क्या वो रेगुलर बेसिस पे यूज होते हैं? नो, वो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए आपने एक्स्ट्रा स्टॉक रखा होता है, और एक दफा अगर आपने परचेज कर लिया, वो आपके स्टोर रूम में पड़ा रहता है, आपको बार बार परचेज करना नहीं पड़ता। ओके भाई, सेफ्टी स्टॉक आपने कैलकुलेट कर लिया, ये टोटल सेफ्टी स्टॉक के यूनिट है। स्टॉक आउट कितनी दफा होगा, ये डिपेंड करता है कितनी दफा हम ऑर्डर प्लेस करते हैं। मैं जब भी री ऑर्डर लेवल रखूंगी 14-25 यूनिट का और डिमांड होगी 1500 की, तो हर ऑर्डर के एंगेज में स्टॉक आउट कितना होगा, 75। आपने फर्स्ट स्टेप में जब री ऑर्डर लेवल का कंपैरिजन डिमांड के साथ करना है, ये आपके पास स्टॉक आउट तो है बट फॉर 1 ऑर्डर। ये मुझे कैसे पता चला ये फॉर 1 ऑर्डर है, क्योंकि ये जो री ऑर्डर लेवल और ये जो डिमांड है ये एंगेज 1 ऑर्डर। तो आपने क्या करना है, स्टॉक आउट को फाइंड आउट करना है इन टोटल, और टोटल फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, वो देखो मैंने नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपको पहले ही कैलकुलेट करवा दिए। आपने स्टॉक आउट के यूनिट को किससे मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ ऑर्डर से, और ये आपके पास टोटल स्टॉक आउट आएगा। बताइएगा, 900, 6900, 4800। ये देखो मेरे पास टोटल स्टॉक आउट आ गया। अब मैंने इनकी कॉस्ट लिखनी है। सेफ्टी स्टॉक से रेलेवेंट कौन सी कॉस्ट होनी है, होल्डिंग कॉस्ट, और स्टॉक आउट से रेलेवेंट कौन सी कॉस्ट होनी है, स्टॉक आउट कॉस्ट। और फिर हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, आपके पास क्या आएगी, टोटल कॉस्ट।
हर वो क्वेश्चन जहां आपको प्रोबेबिलिटी गिवन हो, कीप इन माइंड, वहां टोटल कॉस्ट फाइंड आउट नहीं करेंगे, एक्सपेक्टेड टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। और एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे आती है? जिसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास हर ऑप्शन की टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट आ जाएगी। पैटर्न को समझे हो? चलो अब मैं ये सारी इंफॉर्मेशन लिखने जा रही हूँ, याद करवाइए। होल्डिंग कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करते थे? CH मल्टीप्लाइड बाय एवरी यूनिट। एवरी यूनिट कैसे आते हैं? लॉट साइज डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक। अच्छा अब एक और चीज, लॉट साइज कितना है आपके पास करंटली? 3000। लॉट साइज कितना है? 3000। वो हर ऑप्शन में सेम है। आप चाहो तो वो लॉट साइज होल्डिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन में कंसिडर कर लो, आप चाहो तो इग्नोर कर दो। उसने सेम इस पैटर्न का क्वेश्चन 3 टाइम्स पास पेपर में पूछा है। जब ये कैफ 8 था 2 टाइम्स तब पूछा था, एक दफा जब ये कैफ 3 बना तब उसने ये क्वेश्चन पूछा है। 3 टाइम्स अब तक ये क्वेश्चन पूछ चुका है। वो करता क्या है, हर दफा सोल्यूशन में कभी वो जो एवरेज यूनिट्स हैं 1500 जो हमारे इस एग्जाम्पल में आ रहे हैं, कभी उनकी कॉस्ट को अकाउंट फॉर करता है और कभी अकाउंट फॉर नहीं करता। वो कहता है वो हर ऑप्शन में सेम है, तो जो वैल्यू हर ऑप्शन में सेम है उसको इग्नोर कर दो, तब भी डिसीजन मेकिंग पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अकाउंट फॉर कर लो तब भी डिसीजन मेकिंग पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन क्योंकि मैंने आपकी प्रैक्टिस यूं करवाई हुई है, CH इंटू एवरी यूनिट इक्वल टू लॉट साइज डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक, तो मैं उसी पैटर्न पे आपको होल्डिंग कॉस्ट भी कैलकुलेट करवाऊंगी। अगर आप इग्नोर भी कर दोगे तो एग्जामिनर रॉन्ग नहीं करेगा। ठीक है, चलिए भाई, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट आपको कितनी गिवन है? चेक करो, 25 पर केजी गिवन है। और स्टॉक आउट कॉस्ट कितनी गिवन है? 10 पर केजी। अब ये देखो, लॉट साइज कितना है करंटली? 3000। सेफ्टी स्टॉक हो ना हो, लॉट साइज 3000 डिवाइडेड बाय 2, एवरी यूनिट कितने? 1500 एवरी यूनिट्स इन एवरी ऑप्शन। उसमें जहां जहां सेफ्टी स्टॉक है वहां वहां हम उसको ऐड करते चले जाएंगे। 1500 प्लस 425 कितना? 1925 इंटू CH25। टेल मी। 48125। ओके भाई, इस पहले वाले ऑप्शन में क्या स्टॉक आउट है? नो। तो जब स्टॉक आउट ही नहीं है, ये देखो स्टॉक आउट क्या है? 0, क्योंकि जहां सेफ्टी स्टॉक है वहां स्टॉक आउट पॉसिबल नहीं है। तो आपकी स्टॉक आउट कॉस्ट क्या हो गई? 0। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 48,125। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1000 यूनिट की डिमांड होगी, प्रोबेबिलिटी गिवन है 35%। अब आप इसका 35% लीजिए, आपके पास एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितनी आती है? 1644। ओके बेटा, ये हो गई कॉस्ट। चलो अब अगला ऑप्शन सॉल्व करते हैं। आइए, सेकेंड ऑप्शन में क्या है आपके पास? सेफ्टी स्टॉक नहीं है, लेकिन लॉट साइज तो है। 1500 डिवाइडेड बाय 2, एवरी यूनिट कितने आए? 3000 डिवाइडेड बाय 2, एवरी यूनिट कितने आए? 1500 इंटू 25, 37500। क्या यहाँ स्टॉक आउट है? यस। कितना स्टॉक आउट है? 900। 900 इंटू 10, ये कितना बनता है भाई आपके पास? 9000। टोटल कॉस्ट कैसे आएगी? 9000 प्लस 37,500, 46,500। चेक कीजिएगा फिर भी, इसको इसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 1500 यूनिट की डिमांड की प्रोबेबिलिटी चेक कीजिए कितनी है? 29। नहीं, कितने परसेंट है? 45%। टोटल क्या बना है? 25। अब ठीक है, चलो चलो अब आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो गया कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। आप मुझे बताओ, इस ऑप्शन में क्या है? सेफ्टी स्टॉक है? नो। अदर देन सेफ्टी स्टॉक एवरी यूनिट्स हैं? यस। वो एवरी यूनिट कितने? 1500 इनटू होल्डिंग कॉस्ट कितनी? 25, 37,500। ओके हो गया। यहाँ ये स्टॉक आउट है? यस। कितने का स्टॉक आउट है टोटल? 6900 पर यूनिट 10, कितना हो गया? 69,000। ठीक हो गया। अब टोटल कॉस्ट कीजिए 69,000 एंड 37,500। 106500। परसेंटेज 20%। टेल मी। 00। अच्छा अब ये देखो 100% होगी। जहां प्रोबेबिलिटी 100% हो जाती है वहां पे क्या कर लिया करते हैं?
टोटल, ये जो टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट आएगी पहले ऑप्शन की। और पहला ऑप्शन क्या है, वो पहले ऑप्शन में आपको कहता है अगर रीऑर्डर लेवल कितना रखें, 1425 का रीऑर्डर लेवल अगर हम रखें तो हमारी एक्सपेक्टेड टोटल कॉस्ट कितनी है, तो हमारी एक्सपेक्टेड कॉस्ट इतनी। जैसे मैंने ये पहला ऑप्शन सॉल्व किया है बेटे, सेम इसी तरह हम दूसरा ऑप्शन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो मिलके सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, सेफ्टी स्टॉक। अदर देन सेफ्टी स्टॉक एवरी यूनिट कितने थे, 1500। 1500 प्लस 600 यहाँ आपके पास कितने हो गए, 2100 इंटू 25, 52500। क्या स्टॉक आउट है, नॉट पॉसिबल इन द प्रेजेंस ऑफ सेफ्टी स्टॉक। ओके हो गया, तो ये बेटा आपके पास टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 52,500। और इसके कितने चांसेस हैं, 35%। शाबाश, नेक्स्ट ऑप्शन में जाइए। सेफ्टी स्टॉक है, यस। अदर देन सेफ्टी स्टॉक 1500 यूनिट थे, 100 ऐड करा तो 1600 इंटू 25, टेल मी 40,000। क्या स्टॉक आउट कॉस्ट है इस ऑप्शन में, नो। टोटल कॉस्ट कितनी हुई, 40,000 इंटू हाउ मच, 45%, 18,000। चलो मेरा बेटा नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ सेफ्टी स्टॉक नहीं है लेकिन अदर देन सेफ्टी स्टॉक एवरी यूनिट्स हैं कितने, 1500। 1500 इंटू 25 कितना आएगा, 37,500। स्टॉक आउट है, यस। कितने का स्टॉक आउट है, 48,000। स्टॉक आउट कॉस्ट कितनी, 10, कितना हो गया, 4,80,000। मैंने ज्यादा तो नहीं लिख लिया, अच्छा ये 4800 है, ओके ये 48,000। नाउ 48,000 का कितने परसेंट, 20%, टेल मी। अच्छा वो मैं ऐड करना भूल गई, करिए 85500, 20%। ओके बेटा, अब सेकेंड ऑप्शन की टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट, 53475। कंपैरिजन करो किस ऑप्शन में आपकी होल्डिंग कॉस्ट और स्टॉक आउट कॉस्ट मिनिमम है। तो रिकमेंडेशन क्या दोगे उसको कि भाई आपका रीऑर्डर लेवल कितना होना चाहिए, 1600 इररिस्पेक्टिव ऑफ डिमांड। डिमांड जितनी मर्जी हो, चाहे 1000 यूनिट की, 1500 की, 2000 की, लेकिन अगर आपका रीऑर्डर लेवल 1600 का होगा तो आपकी कॉस्ट सबसे कम होगी। रीजन ढूंढिए। जब रीऑर्डर लेवल बढ़ता है, जब रीऑर्डर लेवल बढ़ता है तो स्टॉक आउट का चांस कम हो जाता है। तो जितना स्टॉक आउट का चांस कम हो जाएगा उतनी आपकी स्टॉक आउट कॉस्ट भी कम हो जाएगी। क्योंकि बेटे स्टॉक आउट का हमें ना सिर्फ करंट टाइम पीरियड में प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, इसके साइड इफेक्ट बिजनेस को फ्यूचर में बहुत सारे बियर करना पड़ते हैं। लॉस ऑफ कस्टमर हो जाता है, जो कस्टमर एक दफा चला गया वो ना खुद वापस आएगा ना किसी और को आने देगा, तो वो बिजनेस में आपको हैवी फ्यूचर लॉसेस होंगे। ओके हो गया। अब ऐसा क्वेश्चन आता है, कैन यू अटेंड। अब आपके वो बुक वाले इश्यूज भी सॉल्व हो जाएंगे। इसको नोट करो, फिर मैं पास पेपर का एक और क्वेश्चन ढूंढती हूँ, वो भी करते हैं जो इन्वेंट्री से ही रेलेवेंट हो। क्या, हाँ जी कर लेंगे बेटे। हाँ जी ये क्वेश्चन निकालिएगा बेटे। ये मुझे EOQ का एक क्वेश्चन मिल गया है, पेपर है सितंबर 22। ये नोट करो, फिर सितंबर 22 क्वेश्चन नंबर 5। इसको नोट कर लें, सितंबर 22 के पास पेपर पे चले जाइए।